स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग अपने डाटा को ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डाटा टेबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। हम लोगों ने ग्राफ से रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होगा उसको हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे और सी शार्प को यूज़ करते हुए विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन के वो कौन से कंट्रोल्स हैं जिनको हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने डाटा को क्या कर सकें, फॉर्म के ऊपर टेबल की फॉर्म में शो करवा सकें। उसके लिए आपको याद होगा कि हम लोग जब कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे इन अवर प्रीवियस क्लासेस, तो आपको याद होगा कि उसका एक स्पेसिफिक टेबल होता था जिसके अंदर आपके पास कॉलम्स के अंदर हेडिंग्स होती थी कि इस कॉलम में आपकी ये चीज़ कैलकुलेट होगी, दूसरे कॉलम में आपकी ये चीज़ कैलकुलेट होगी, तीसरे कॉलम में, और एट द एंड वो तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती थी आपके फाइनल फार्मूला के अंदर। और उस फार्मूला की वैल्यूज़ को आप क्या करते थे, यूज़ करते हुए फाइनल आंसर कैलकुलेट करते थे। इस तरह से एक कैलकुलेशन होती थी, दूसरी होती थी, तीसरी होती थी, और एट द एंड हम लोग क्या करते थे, जितनी भी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती थी उनका मीन या एवरेज ले लेते थे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होता था उसका आंसर आ जाता था। इन एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमारे पास यूजुअली टेक्निक यही रहती थी। सिमिलर वे अगर हम लोग न्यूमेरिकल डाटा को टेबल की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्ट इन टूल्स जो हैं वो सी शार्प के यूज करना पड़ेंगे। अमंग दैट जो आपके पास हम लोग पहले क्या करेंगे, मैंने एक एप्लीकेशन बना ली हुई है जिसका नाम मैंने माई डाटा टेबल के नाम से रखा है। डाटा टेबल इस वजह से नहीं रखा क्योंकि बिल्ट इन क्लास डाटा टेबल की एग्जिस्ट करती है, और अगर आप प्रोजेक्ट नेम डाटा टेबल रख देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो कंटिन्यूसली वो कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा कि आपके वो प्रोजेक्ट को कॉल करे या वो बिल्ट इन क्लास डाटा टेबल को कॉल करे। चूंकि मैंने डाटा टेबल से रेलिवेंट काम करना था तो उस पर्पज के लिए मैंने डाटा टेबल के साथ माई का कीवर्ड अटैच कर दिया। इससे उनकी आपस में कन्फ्लिक्शन नहीं आएगी। अब जो हम लोग पहले तो एक यहाँ पे बटन ले आएंगे, हम लोग थोड़ा सा सिंपलेस्ट काम करेंगे, बट हम लोग इस सारे काम को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हुए हैं या फ्यूचर में करेंगे उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम लोग यहाँ पे बटन को ड्रैग करके ले आए। इसके अलावा अनदर टूल जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को डाटा टेबल की फॉर्म में शो करवा सकते हैं, वो यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू के नाम से ढूंढ लें। डाटा चूंकि ये सारा अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है तो उसमें आपके पास यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू आ रहा होगा। तो अगेन आप एक डाटा ग्रिड व्यू भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा डाटा ग्रिड व्यू भी लगा सकते हैं, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग उनके साथ नहीं छेड़छाड़ी करेंगे। हम लोग सिर्फ इनिशियल लेवल की जो इसकी डिस्कशन है उसको ही फोकस करेंगे। आप लोग अकॉर्डिंग टू अवर टेबल, यानी कि आपके टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, उस लिहाज से इसका साइज यहाँ पे मॉडिफाई कर लें। ठीक है। एंड अगेन इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप सिर्फ एट अ टाइम या तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं या फिर आप डाटा टेबल में वैल्यू शो करवा सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली दोनों काम भी कर सकते हैं, साथ ग्राफ भी प्लॉट हो और साथ आपके सामने वैल्यूज भी आए। मैं कोशिश करूंगा कि वो दोनों चीजें यहाँ पे एड्रेस हो जाए। फर्स्ट हम लोग करते हैं कि पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं और देन हम लोग उन्हीं वैल्यूज को क्या करेंगे, डाटा टेबल के अंदर शो करवाएंगे। ये काम करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, बटन के इवेंट हैंडलर के अंदर जाएंगे। तो इवेंट हैंडलर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटन के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। बटन के ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके इवेंट हैंडलर में आ जाएंगे। होपफुली ये सबको नजर आ रहा होगा। अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं लाइट्स थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूं। अब नजर आ रहा है, किसी को नहीं नजर आ रहा तो बता दें। और क्योंकि मैंने कहा है कि जस्ट आप लोगों ने साथ साथ इंप्लीमेंट नहीं करना, तो आप लोग अगर आगे भी आना चाहें तो आ सकते हैं। ये चेयर्स आगे पड़ी हुई हैं, स्पेशली पीपल हैविंग ग्लासेस और उनको नजर के मसले मसाइल होंगे तो वो आगे आ सकते हैं। ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ था, मैं यहाँ पे साइन या कॉज या किसी का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, देन वो जो डाटा होगा उसको हम लोग टेबल में भी शो करवा लेंगे। ठीक है। ग्राफ प्लॉट करवाने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, सॉलिड ब्रश का ऑब्जेक्ट,
चलें ग्राफिक्स का बना लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे हो सकता है। ग्राफिक्स जीजी इज इक्वल टू क्रिएट ग्राफिक्स। ये क्रिएट ग्राफिक्स जो है वो बेसिकली फार्म की क्लास का बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये बेसिकली आपको इन द अदर सेंस क्या 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 कर रहा है कि जीजी को ऑथोराइज कर रहा है कि वो ग्राफिक्स को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। बट थ्रू दिस मेथड वो जो ग्राफिक्स क्रिएट करेगा वो फार्म 1 के ऊपर क्रिएट करेगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं वो फार्म 1 की क्लास है जो कि फर्दर इनहेरिट हुई हुई है फार्म के साथ, और फार्म की क्लास के अंदर ये क्रिएट ग्राफिक्स पड़ा हुआ है। तो जो चाइल्ड क्लास है फार्म 1 वो पेरेंट क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है, जिस तरह से हम लोग डेली रूटीन के अंदर एक बच्चा अपने वालिदैन के जो एसेट्स होते हैं उनको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट ग्राफिक्स, उसके बाद अगर आप लोगों ने सॉलिड ब्रश यूज करना है तो देन बट इन दिस क्लास क्योंकि हम लोगों ने सॉलिड ब्रश से पहले काम कर लिया हुआ है, हम लोग ड्रा एलिप्स का फंक्शन यूज कर लेते हैं। चलो एक नई टेक्निक हो जाएगी। सो उसके लिए ड्रा एलिप्स के लिए हमें पेन की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेन की क्लास पी है। सो उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसमें हम लोग साथ कलर पास करेंगे उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। कलर सपोज करें आपने रेड पास कर दिया, और पेन का साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिससे ड्रॉ करना है उसकी विड्थ भी पास कर सकते हैं। ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अगर करना चाहें तो कर दें, नहीं तो वो एज इट इज उसका सिर्फ कलर ऑप्ट कर लेगा, और पेन का जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा वही ऑप्ट करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सपोज करें कि मैं इंस्टेड ऑफ बिफोर डूइंग दिस मैं साइन की वैल्यूज को प्लॉट करना है, तो मैं पहले एक अरे बना लेता हूँ जिसके अंदर साइन की वैल्यूज आएंगी। ठीक है। देन उस अरे की वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, डाटा टेबल में शो करवा लेंगे। सो अगर आप अरे लास्ट टाइम हमने अरे के साथ क्या किया हुआ था, हम लोग विदाउट अरे भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। हम लोग अगेन क्या करते हैं, फ्रॉम I0 इसको थीटा का नाम दे दें। ठीक है, थीटा। और यहाँ पे आपने कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 361 तक जाना है। डिग्री में जो उसका पैटर्न रिपीट होना शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो आफ्टर 360 उसका पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाता है। सो हम लोग 0 से 360 तक लेस रहेंगे। सो यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डबल टाइप का। सपोज करें मैं उसको एस थीटा क्या देता हूँ, एस फॉर साइन एंड टी एच फॉर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू मैथ की क्लास से हम लोग साइन का फंक्शन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और उसके आर्गुमेंट के अंदर हम लोग इस थीटा को पास करेंगे जो कि लूप में रोटेट हो रहा है, और साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए क्या आ जाएगा, मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। सो जीजी ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रा एलिप्स का फंक्शन है। ड्रा एलिप्स के फंक्शन के आर्गुमेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे ड्रा एलिप्स के आर्गुमेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे पहले पेन पास करेंगे। अगर सॉलिड फिल एलिप्स होता तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट्स के अंदर वो सॉलिड ब्रश का नाम देता। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जो इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे इसकी सेकंड इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें वो कह रहा है कि पेन पास करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो आपने वैल्यू प्लॉट करनी है वो अभी हमारे पास थीटा है। तो साथ हमें ओरिजिन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिन जो है वो सी शार्प के अंदर फॉर्म की टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर है। तो ओरिजिन को अपनी रिक्वायर्ड प्लेस के ऊपर ले जाने के लिए आप वो ड्रा एक्सिस वाला कोड भी कर सकते हैं जो आपको ऑलरेडी करवा दिया गया हुआ है। सो यहाँ पे आप लोग सपोज करें मैं कि अलोंग एक्स एक्सिस 100 का इंक्रीमेंट चाहता हूँ, या सपोज करें 150 का, और साथ में थीटा को प्लॉट करवा लेता हूँ। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस हमने शिफ्ट करना है, तो वो सपोज करें 250 है। माइनस साइन बिकॉज हम लोग यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस सी शार्प के अंदर बाय डिफॉल्ट ऊपर की तरफ नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है। सो हम लोग अपनी एनालॉजी के मुताबिक कन्वर्ट करने के लिए ऊपर पॉजिटिव रखने और नीचे नेगेटिव के लिए तो हम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके साथ क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग उसको टाइप कास्ट भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आर्गुमेंट चाहिए वो फ्लोट टाइप का चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एस थीटा है वो डबल टाइप का है। सो वो खुद से नहीं करेगा,
अनलेस के जो प्रोग्रामर है वो खुद उसको ना कहे। उसके बाद हम लोगों ने इसको साइज पास करना है कि इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर इस एक्स पॉइंट और इस वाई पॉइंट के ऊपर उसने 5x5 की एक एलिप्स को ड्रॉ करना है, बट उसको वो इंटरनली फिल नहीं करेगा। सो नेक्स्ट कमिंग आप इसको साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमें अराउंड 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बेसिकली इसकी स्केलिंग है। अगर वाई कंपोनेंट के साथ करवा रहे हैं, ये जो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेरिएबल ड्रॉ करवा रहे हैं, तो वो वाई एक्सिस के अलोंग उसकी स्केलिंग करेगा, कम या ज्यादा उसको करेगा। एंड अगर अलोंग एक्स एक्सिस वेरिएबल के साथ करवा रहे हैं तो उसके अलोंग वाई एक्सिस एक्सटेंशन करेगा, उसको स्क्वीज या एक्सटेंड करेगा। ठीक है। सो अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो लेट्स सी वो आपके सामने किस तरह से शो करता है। ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है और विजुअल स्टूडियो 19 है, तो फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, सेकंड टाइम के अंदर थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस करेगा। सो दैट इज एक्चुअली वर्किंग 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 एंड स्टिल वर्किंग। और जब हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आपके सामने ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम लोग इस आउटपुट को बंद करके ड्रा एक्सिस की तरफ और डाटा टेबल की तरफ आते हैं। तो डाटा टेबल के अंदर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्ट इन क्लास है डाटा टेबल के नाम से। सो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे डाटा टेबल। ठीक है। डाटा टेबल का मैं नाम जो है dt रख लूंगा, बट अगर आपकी सिमुलेशन के अंदर हमने dt को स्टेप साइज के लिए ऑप्ट किया होता है, तो आप जब उसके साथ इसको साइमल्टेनियसली करें तो डेफिनेटली इसका वेरिएबल नाम कुछ और रख लें। ठीक है, डाटा t रख लें तो उससे डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है। सो dt इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। अब उसके बाद ये हमने इस डाटा टेबल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया थ्रू इट्स कंस्ट्रक्टर। अब हमने अपने टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करने हैं। पहले स्टेप के अंदर हम लोग यही काम करते थे ना कि वो जो भी आपका टेबल होता था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का, उसका हम लोग टेबल ड्रॉ लिखते थे और टेबल के ऊपर हेडिंग डिफाइन करते थे कि पहले कॉलम में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, यही काम करते थे ना। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अगेन इस डाटा टेबल के अंदर कॉलम्स को ऐड कर लेंगे। कॉलम्स का इसके अंदर हमारे पास एक कह लें कि प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो उसकी हेडिंग रखनी है वो सपोज करें इनिशियली हम लोगों ने थीटा रखना है और पहले कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम सेकंड कॉलम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को प्लेस करवाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप उसकी हेडिंग क्या रख देंगे, साइन थीटा। ठीक है। अब आपके पास दो कॉलम्स हैं तो इसी वजह से इसी तरह से वो क्या करेगा, उस डाटा टेबल के अंदर दो कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है। अब सपोज करें कि आप यहाँ पे चलें, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इनिशियली इन दोनों को कर लें, और यहाँ पे जो सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी वो कॉलम्स के अंदर वो पहले आएगा। पहले यहाँ पे थीटा वाली है तो पहला कॉलम किसका होगा, थीटा होगा, और सेकंड कॉलम किसका होगा, साइन थीटा का। और अब देखें जब टेबल बन जाएगा तो नीचे जो आपने वैल्यूज एंटर करना होंगी एक कैलकुलेशन के लिए वो दो होंगी, एक थीटा की होगी और एक किसकी होगी, साइन थीटा की होगी। फिर उसके बाद सेकंड कैलकुलेशन के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यूज एंटर करना पड़ेगी। यानी कि आप टेबल के अंदर जब रोज ऐड करवा रहे होंगे, रोज ऐड करवाते हैं तो हर रो का साइज कितना होता है, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। और अभी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो हैं। अगर आप इसके अंदर तीसरा कॉलम ऐड कर देंगे तो देन आप जो रो इसके अंदर ऐड करवाएंगे जिसमें आपने डाटा को लिखना है, तो वो आपके पास टोटल कितनी हो जाएंगी, उसका साइज कितना हो जाएगा, फिर 3। यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, जो आप इसके अपने डाटा टेबल के अंदर रोज की जो लेंथ है या साइज है वो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडिफाई होता जाएगा। ठीक है। सो अब अभी तक हमारे पास दो है, तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे,
एक डाटा रो के नाम से एक बिल्ट इन क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसका मैं नाम डी आर रख देता हूँ, डी फॉर डाटा, आर फॉर रो। ठीक है, सो डाटा रो ऑब्जेक्ट। अब मैं उसको मेमोरी अभी फिलहाल एलोकेट नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि उसकी मेमोरी बार बार चेंज हो, क्योंकि मैंने जितनी कैलकुलेशंस करनी है उतनी रोज यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए। सपोज मेरे पास 360 वैल्यूज है, यहाँ पे उसकी मेमोरी कितनी होनी चाहिए, 360 होनी चाहिए। तो पहले मेमोरी उसकी ये होगी, फिर उसके बाद मेमोरी उसकी ये होगी, फिर उसके बाद मेमोरी उसकी ये होगी। और ये हम लोगों ने इस जगह पे पढ़ा हुआ था स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी का। और डायनामिक मेमोरी आपको याद होगा, वहां पे बताया गया था कि न्यू के कीवर्ड के जरिए हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि न्यू के कीवर्ड के जरिए हम लोग उसकी बार बार मेमोरी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी मेमोरी क्या होगी, बार बार चेंज होगी। और क्योंकि एक ही का अब बार बार जो हमने उसकी मेमोरी चेंज करनी है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं जो भी बार बार मेमोरी चेंज हो वो किसके लिहाज से चेंज हो, डाटा टेबल के लिहाज से चेंज। यानी कि जितने डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी ही इस डाटा रो का क्या हो, साइज हो। तो अगर हम लोग उसको जो मेमोरी एलोकेट करें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द डाटा टेबल करें, तो देन जो है हमें बार बार उसका साइज स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें हर दफा उसका साइज क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब चूंकि मैंने उसके अंदर 360 के करीब जीरो से लेके 360 को इंक्लूड करें तो 361 वैल्यूज का डाटा पुट करना है, तो मेरे पास डाटा रोज कितनी आएंगी, 361 आएंगी। तो इस वजह से जो मैं इसको मेमोरी एलोकेट करूंगा वो लूप के अंदर कर लूंगा। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे थीटा रख लेता हूँ और 361 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं जो डी आर को मेमोरी दूंगा, हम लोग नॉर्मली किससे मेमोरी देते हैं, न्यू क्लास के कंस्ट्रक्टर के जरिए, न्यू के जरिए हम लोग उसको मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग मेमोरी अकॉर्डिंग टू डाटा रो, हम लोग चाहते हैं कि जो डी आर को मेमोरी मिले वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डाटा टेबल मिले। यानी कि डाटा टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसी के लिहाज से इसको मेमोरी मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी टी का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसमें न्यू रो का एक फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल करेंगे। तो वो बेसिकली क्या करेगा, इस डी आर ऑब्जेक्ट को डाटा टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स के मुताबिक जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसी के लिहाज से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। अगेन यहाँ पे देखिए न्यू का कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। और रो, न्यू रो का फंक्शन कंप्लीट क्या कर रहा है, उसको डाटा टेबल के अंदर पड़े हुए नंबर ऑफ कॉलम्स के लिहाज से मेमोरी एलोकेट कर रहा है। कि मतलब डाटा टेबल के अंदर अगर सपोज करें 10 कॉलम्स हैं तो उसको डी आर का साइज क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। अगर उसके अंदर 1000 कॉलम्स हैं तो डी आर का साइज क्या हो जाएगा, 1000 कॉलम्स के मुताबिक हो जाएगा। सो यानी कि इट्स काइंड ऑफ जेनेरिक थिंग कि हमें बार बार साइज मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज डाटा ऐसा हो सकता है कि डाटा टेबल के अंदर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा रखे हुए हैं और यहाँ पे आके उसको जो मेमोरी एलोकेट की हुई है वो कम की है, या अगर डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कम है तो आपने मेमोरी ज्यादा दे दी हुई है, तो वहाँ पे कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सो टू अवॉइड दैट कंफ्लिक्ट हम लोग उसको जो मेमोरी दे रहे हैं जेनेरिक मेथड के जरिए दे रहे हैं कि वो डाटा टेबल के मुताबिक ही उसके डाटा रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद को रखें। जितने डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसी के लिहाज से वो क्या करेगा, डाटा रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद को रखेगा। ठीक है, कॉलम अगर 10 है तो डाटा रो का साइज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर डाटा रो आपके डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है तो डाटा रो का साइज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करेगा, हमें किसी जगह पे और जगह पे बताने की जरूरत नहीं है। सो अगेन फ्रॉम दिस वी कैन से कि हमने हर मरतबा हर वैल्यू के लिए डी आर को क्या करना है, मेमोरी एलोकेट करनी है और फिर उसके बाद डी आर के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है। जस्ट लाइक ये काम बिल्कुल यही हो रहा है कि आपने डी आर यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, उसको बार बार मेमोरी एलोकेट मिलेगी। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में पहले डी आर को मेमोरी इधर मिलेगी, उसके बाद थीटा जब 1 होगा तो उसकी मेमोरी लोकेशन यहाँ से कैंसिल होके नेक्स्ट जगह पे चली जाएगी, लेकिन उसका साइज किसके यहाँ से रहेगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द डाटा टेबल ही रहेगा। अब यहाँ तक आपने मेमोरी एलोकेट की है। इस तरह से हम लोग इस तरह से लिखते हैं इंटीजर अरे x इक्वल टू न्यू इंटीजर और साथ साइज पास कर देते हैं। तो अभी तक ये आपने मेमोरी एलोकेशन की है इस लाइन की। ठीक है, अभी ये डाटा रो जो है वो इनिशियलाइज नहीं होगी। अभी ये जो डाटा रो है
वो इनिशियलाइज नहीं हुई। तो अब देखें, हमें पता है डाटा रो को मेमोरी एलोकेट हो गई है। अभी मेमोरी एलोकेट किसके लिहाज से हुई है? डाटा टेबल के लिहाज से हुई है। ठीक है, डाटा टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? 2। तो अभी फिलहाल हमारे केस में 2 हैं, तो इस वजह से डीआर का साइज भी कितना हो जाएगा? 2। और इसका मतलब है किसी अरे का अगर साइज 2 हो तो उसके पास इंडिसेस कितने एग्जिस्ट करते होंगे? 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 इंडिसेस। सो इसका मतलब है मुझे डीआर की जो 0 पोजीशन है वहां पे वैल्यू रखवानी है। 0 पे मैं क्या करता हूँ? थीटा रखवा देता हूँ जो लूप का वेरिएबल है। ठीक है, और सिमिलरली जो डीआर 1 है उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? मैथ डॉट साइन, और उसमें थीटा मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यूज हैं ये डाटा रो इनिशियलाइज में यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई है उसको, और इन दो मेथड्स के जरिए आपने क्या किया है? इनिशियलाइज करवा दिया। ये बिल्कुल वही मेथड है जैसे आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टाइल या उसमें हम लोग Vx0 को किसी फार्मूला के साथ करते थे, Vy0 के फार्मूला के साथ करते थे। हमने सिंपल पेंडुलम के अंदर थीटा 0 के ऊपर 0.1 प्लेस करवाया था। तो अरे को इनिशियलाइज करवाने का ये भी मेथड है कि आप हर इंडेक्स के ऊपर क्या कर दें? वैल्यूज रखवा दें। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज, अब ये रे इनिशियलाइज हो गई है, ये वैल्यूज क्या हो गई हैं? इनिशियलाइज हो गई हैं। और ये वैल्यूज इनिशियलाइज होकर किसके पास पड़ी हुई हैं? डीआर के पास पड़ी हुई हैं। डीआर के पास पड़ी हुई है, लेकिन डाटा टेबल के अंदर जो रो है उसमें नहीं पड़ी हुई। डाटा टेबल के अंदर जो रो है उसमें नहीं पड़ी हुई। तो बेसिकली फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जहां पे हम लोग क्या करेंगे? डाटा टेबल के अंदर रोज को ऐड करवा देंगे, रो ऐड करवा देंगे, और उस रो जो ऐड होगी उसमें क्या करेंगे? इस डी आर को प्लेस करवा देंगे। यानी कि जो लास्ट लाइन है इस लाइन के अंदर वो क्या कर रहा है? एक डाटा रो बना रहा है और उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है, और आखिरी दो दरमियान वाली 2 लाइनों से वो क्या कर रहा है? उसको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2 थे, तो यहाँ पे 2 इंडिसेस थे, तो दोनों को इनिशियलाइज करवा दिया। जब वो अरे इनिशियलाइज होगी तो उसके बाद उस डाटा रो को क्या किया? डाटा टेबल के अंदर भेज दिया। ठीक है, उस डाटा टेबल के अंदर भेज दिया। जिस तरह से हम लोगों ने कॉलम ऐड करवाया, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? रो ऐड करवा के उसमें इस डाटा को भेज देंगे। अब ये जो जब ये उसके बाद थीटा की नेक्स्ट वैल्यू आएगी, डीआर को नई मेमोरी मिल जाएगी, नीचे आ जाएगा, और वहां पे फिर 2 वैल्यूज पड़ी होंगी, तो दोनों के ऊपर वो फिर से इनिशियलाइज करवाएगा, और दोबारा से वो क्या करेगा? डाटा टेबल के अंदर वैल्यूज भेज देगा एज अ रो। तो उसके बाद फिर थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू नहीं आएगी तो उसमें आपके पास यहाँ पे dt को फिर दोबारा से नई मेमोरी मिलेगी, यानी कि सेकंड इंडेक्स से हटके उसको नई मेमोरी मिल जाएगी। और ये देखें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसकी मेमोरी क्या हो रही है? अपडेट हो रही है, और इस अपडेट ऑफ मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक मेमोरी है, जो कि इसकी मेमोरी कंटिन्यूसली हर स्टेप के ऊपर चेंज हो रही है। ठीक है, सो वंस अब ये जो वैल्यू, जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगी तो ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो कहाँ पे चली जाएंगी? डाटा टेबल के अंदर पड़ी हुई हैं। जब ये लूप कंप्लीट होगी तो डाटा टेबल आपका कंप्लीट बन के पड़ा हुआ है। अब आपने इस डाटा टेबल की वैल्यूज को कहाँ पे प्लेस करवाना है? तो बच्चे, हम लोगों ने ये जो डाटा टेबल बन चुका हुआ है इसको हम लोग चाहते हैं कि फार्म के ऊपर भेजा जाए। तो फार्म के ऊपर जो इसकी वैल्यूज हैं वो हमने जिस कंट्रोल में भेजनी है वो डाटा ग्रिड व्यू के नाम से है। सो जैसे ही आप लोग ये डाटा टेबल पिछली तमाम लूप के अंदर जनरेट हो चुका होगा तो यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू 1 आ गया है। जो कि आपने कंट्रोल वहां पे लगाया होगा तो यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू 1 आएगा। और अगर आपने एक से ज्यादा कंट्रोल्स वहां पे डाटा ग्रिड व्यू के लगाए होंगे और हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 1 2 डाटा ग्रिड व्यू 1, डाटा ग्रिड व्यू 2, डाटा ग्रिड व्यू 3 इस तरह से लिस्ट में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स के साथ प्रैक्टिस की थी तो हर टेक्स्ट बॉक्स के साथ टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 उसकी नंबरिंग कर देता था। सो सिमिलरली सपोज करें कि जब मैंने डाटा ग्रिड व्यू के अंदर वैल्यूज भेजनी है तो मैं डी इज इक्वल टू dt करता हूं तो वो एक एरर देगा। एरर क्या देगा? वो कहता है कि dt की जो डाटा टाइप है वो डाटा टेबल है,
dt की जो डाटा टाइप है वो डाटा टेबल है। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे वो नीचे एक बॉक्स में एक्सप्लेन कर रहा है कि dt की डाटा टाइप क्या है, डाटा टेबल है, और वो राइट साइड के ऊपर है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, डाटा ग्रिड व्यू है। तो दोनों की डाटा टाइप सेम नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग डाटा ग्रिड व्यू के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी है डाटा सोर्स के नाम से, उसमें आप क्या कर सकते हैं, dt को भेज सकते हैं। यानी कि डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो सोर्स ऑफ डाटा है वो कौन सा होगा, dt होगा, और dt आप लोग ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। ठीक है, डाटा ग्रिड व्यू 1 के ऊपर जो सोर्स ऑफ डाटा होगा वो कौन सा होगा, dt, और dt इससे पहले, इस लाइन से पहले हम लोग बना चुके हुए हैं। ठीक है, dt पूरा डाटा टेबल हम लोग क्रिएट कर चुके हुए हैं। डाटा टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, उस डाटा टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड करना पड़े थे, और उसके बाद जितनी आपने कैलकुलेशंस करनी थी लूप में उतनी रोज जनरेट करवा के, और हर मरतबा लूप के अंदर उस जो रोज जनरेट करवाई थी उसमें आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाएंगे और उसको डाटा टेबल के अंदर एज रो ऐड भी करवाएंगे। और जब ये डाटा टेबल पूरा जनरेट हो जाएगा तो देन उसको हम लोग क्या करेंगे, डाटा सोर्स के तौर पे डाटा ग्रिड व्यू में भेज देंगे। और जब हम लोग उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास देखते हैं कोई मसला आता है तो फिर उसको एड्रेस करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बटन, ग्राफ प्लॉट हुआ, वैल्यूज शो हो गई। ठीक है, एंड सिमिलरली आप इसके साथ कॉस, थीटा, टेन, जितने भी फंक्शंस हैं उनको करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने लैपलास वाला काम किया है, तो उस लैपलास वाले में जो है, आप लोगों के साथ लैपलास किया था या नहीं, सॉरी लॉरेंस मॉडल, चले वो शायद किसी और क्लास में किया है, तो मैं आप लोगों को भी वो करवा दूंगा विद क्लास। लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे आपने जो है सिंपल पेंडुलम कर लिया हुआ है, उसमें आपके पास थीटा और ओमेगा की वैल्यूज हैं, उनको आप लोग यहाँ पे शो करवा सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास वी एक्स, वी वाई, एक्स और वाई 4 पैरामीटर्स थे, आप उन चारों की वैल्यूज को इस टेबल में शो करवा सकते हैं, तो टेबुलर डाटा भी आपके पास आ जाएगा इस तरह से। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। D0 बेसिकली जब वो dr को मेमोरी देगा, तो मैंने जैसे बोला कि थीटा की भी वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो dr को वो मेमोरी देगा, इस डाटा टेबल में से देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स दिस डाटा टेबल हैविंग। ठीक है, तो इसके पास फिलहाल आपके पास कितने ग्रुप का नंबर ऑफ कॉलम्स आपने ऐड करवाए हैं, 2 करवाए। ठीक है, तो dr को वो मेमोरी एलोकेट करेगा, तो इस dr का जो साइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे आपके पास थीटा आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, इसका dr का साइज कितना होगा, इसके पास 2 वैल्यूज आ गए। पहली वैल्यू का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, दूसरी वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, dr 0 के ऊपर थीटा लिखवा दिया और dr 1 के ऊपर साइन थीटा लिखवा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये जो dr इनिशियलाइज होगी इसको डाटा टेबल के अंदर एज अ रो ऐड करवा दिया। उसके बाद जैसे ही लूप में यहाँ पे थीटा को इंक्रीमेंट करेगा तो इस लाइन के ऊपर आके dr के ऊपर वो यहाँ पे आके इसको नई मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी पहली वैल्यू अगर ये थी तो उसको नई मेमोरी दे देगा, वो कहाँ पे होगी, इस डाटा टेबल के अंदर न्यू रो के तौर पे होगी। फिर दोबारा से उसके पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉलम्स उसका साइज होगा 0, 1 पोजीशन होगी, वहां पे फिर वैल्यू स्पेस होगी, एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि 0, 1, 2, 3 बेसिकली इस अरे का इंडेक्स है, वो कितने होंगे दैट डिपेंड्स कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे उतना ही आपके पास इंडेक्सेस बढ़ते जाएंगे। अगर 10 आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक जाएंगे। अगर आपके पास 1000 है तो देन आप क्या करेंगे, 0 से लेके 999 तक जाएंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हो गया? अब आप लोग इसको नोट भी करें, शाबाश।